हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मई 24 अटेम्प्ट एंड नवंबर 24 अटेम्प्ट। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हम मई 24 अटेम्प्ट और नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए नया रिवीजन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। और इस रिवीजन सीरीज में हम सारे के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और डिटेल में रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन सीरीज जो रहेगा हमारे चार्ट बुक से रहेगा और हमारे कॉन्सेप्ट बुक से भी रहेगा। तो जिन बच्चों के पास चार्ट बुक है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास चार्ट बुक नहीं है वो चार्ट बुक परचेज कर सकते हैं, जिनको परचेज नहीं करनी वो ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रिवीजन सीरीज में हम सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक करके रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। और ये रिवीजन डिटेल रिवीजन होने वाला है। जिसको अच्छे से प्रॉपरली पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है वो कर सकता है। आप चाहो तो जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है तो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो रिवीजन सीरीज बहुत अच्छी लगने वाली है। कमेंट में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये रिवीजन सीरीज कैसी लगी और आप अपना फीडबैक देखने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि और आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है मई 24 अटेम्प्ट में, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। थैंक्स अ लॉट गाइस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं रिवीजन सीरीज के साथ। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द रिवीजन फॉर इंड एस 12 का रिवीजन अपने को शुरू करना है आज। और कैसे हो आप लोग, सब ठीक? बढ़िया सर। ऑलराइट, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रिवीजन फॉर इंड एस 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंड एस है। इस इंड एस की खासियत यह है कि ये इंड एस ज़रूरी नहीं कि इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आए। ये इंड एस बहुत सारे दूसरे इंड एस के साथ मिलकर भी आ सकता है। मतलब ये वही आलू है जो किसी भी सब्जी के साथ आपको टेस्टी लग सकता है, आप उसको किसी भी सब्जी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। इंड एस 12 इनकम टैक्सेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स आगे और क्लियर होंगे। नंबर 1, इनकम्स दो टाइप की होती हैं। अगर हम इंड एस 12 इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है इनकम क्या है। तो इनकम होती है दो टाइप की, एक होती है अकाउंटिंग इनकम और दूसरी होती है टैक्सेबल इनकम। जो अकाउंटिंग इनकम होती है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है ना वही होती है। बस नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? तो वो होता है आपका बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर P&L, मतलब टेक्निकली नेट प्रॉफिट, उसको कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। ये शब्द आपको काम आएगा बाद में, थोड़ी देर बाद मैं वापस आऊंगा इस अकाउंटिंग इनकम पे। दूसरी बात, टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जब हम अपनी इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ये दो इनकम हो गई, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। एक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है और एक एज पर इनकम टैक्स है। तीसरा चलते हैं, अब आते हैं इनकम की तो बात हो गई, अब बात करते हैं बैलेंस शीट वाली चीजों की। इंड एस 12 क्या करता है? इंड एस 12 बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से डीटीएल क्रिएट करता है। क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब होता है कि डीटीएल क्रिएट करने के लिए इंड एस 12 कहता है कि तुम्हारे बैलेंस शीट्स में जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज शो हो रहे हैं, क्या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाई जाए तो असेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से शो होने चाहिए? फिर से सुनना, मैं ध्यान से बोल रहा हूं। तुम्हारे बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज शो हो रहे हैं, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जाए तो सेम असेट्स लायबिलिटीज शो होंगे कि नहीं, और कौन कौन से होंगे? सर क्या दिक्कत है, वही तो होंगे। जरूरी नहीं ना, क्योंकि इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस के कारण हो सकता है कुछ असेट्स ऑलरेडी उनका मुझे डिडक्शन मिल चुका हो तो बैलेंस शीट में इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट में वो ना मिले। तो हम बात करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की। असेट्स एंड लायबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर असेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू शो हो रही है एक्चुअल सेंस में। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर हो चुके हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने अपने असेट्स और लायबिलिटीज को किस वैल्यू पे शो किया है। आप उसको WDV भी बोलते हो कई बार, तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज
टैक्स बेस। मैंने कहा था कि अगर बैलेंस शीट बनाई जाए इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, तो उस बैलेंस शीट के अंदर असेट का कितना बैलेंस होगा, लायबिलिटीज का कितना बैलेंस होगा, उसको कहा जाएगा टैक्स बेस। टैक्स बेस, टैक्स बेस मतलब असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स। तो अभी तक देखो क्या हो रहा है, हमने दो टाइप का इनकम पढ़ा, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला और एक इनकम टैक्स वाला। हमने असेट्स लायबिलिटीज के भी दो दो अलग अलग वैल्यूज देखे, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला और एक टैक्स वाला, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप असेट्स लायबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट और असेट्स लायबिलिटीज का टैक्स बेस कंपेयर करके जब डिफरेंस निकालते हो, उस डिफरेंस को कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस, उसको कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। और ये टेम्पररी डिफरेंस से ही हम क्रिएट करते हैं डेफर्ड टैक्सेस। मतलब हमें अगर डेफर्ड टैक्सेस निकालना है, अगर हमें डेफर्ड टैक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें टेम्पररी डिफरेंस चाहिए। और टेम्पररी डिफरेंस कैसे निकलेगा, असेट्स लायबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट और असेट्स लायबिलिटीज का टैक्स बेस। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। आई परचेज वन मशीन 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज का मैंने मशीन परचेज किया, तो मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा तो 1 लाख के हिसाब से एंट्री होगा। अब परचेज करते वक्त, मशीन को परचेज करते वक्त इनकम टैक्स के अंदर कोई सेपरेट रूल्स नहीं है कि परचेज को कुछ क्या करना पड़ेगा। इनकम टैक्स भी बोलता है कि मशीन को कैपिटलाइज करो, तो वहां पर भी मशीन दिखेगा 1 लाख 1 लाख, मतलब बुक्स में भी 1 लाख, इनकम टैक्स में भी 1 लाख, दोनों जगह मशीन का वैल्यू 1 लाख 1 लाख है। मतलब कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं अभी तो, बट जब 1 साल हो जाएगा तो मुझे असेट के ऊपर लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन का रेट चेंज अलग होगा और इनकम टैक्स में हो सकता है अलग हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रीशिएट किया असेट को 15% से, 15% से, तो मेरा असेट का रिमेनिंग बैलेंस बच गया 85। इसको मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। 85 बच गया कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। जबकि इनकम टैक्स रिकॉर्ड में मुझे इनकम टैक्स रिकॉर्ड में असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन का क्लेम हुआ 10% का, 10% का मुझे डेप्रीशिएशन मिला। तो अब इनकम टैक्स के हिसाब से असेट की जो रिमेनिंग बैलेंस दिख रही है 90,000, उसको मैं बोलूंगा टैक्स बेस। अब आप ध्यान से देखिए, 1 ईयर के बाद जहां मेरी असेट का कैरिंग अमाउंट 85 है और वहीं मेरे असेट का टैक्स बेस 90 है, तो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मैं बोलूंगा टेम्पररी डिफरेंस। आई वुड से इट इज कॉल्ड टेम्पररी डिफरेंस 5,000 रुपीज का। अब ये जो टेम्पररी डिफरेंस आया, ये टेम्पररी डिफरेंस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, दूसरा डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। पहले इसके नाम के से मीनिंग निकालते हैं। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस मतलब ऐसा डिफरेंस जिसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स लग सकता है। टैक्सेबल, जिसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स लगेगा, टैक्सेबल डिफरेंस। और डिडक्टेबल डिफरेंस मतलब फ्यूचर में मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलना इज अ वेरी गुड थिंग। इनकम टैक्स के अंदर मुझे डिडक्शन कहां मिलता है, इनकम के अगेंस्ट। तो अगर इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगा तो मेरी इनकम, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स कम लगेगा, लोअर टैक्स लगेगा, ठीक है। सो टैक्स, ये जो टेम्पररी डिफरेंसेस हैं, ये दो टाइप के होते हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। मेरे एग्जांपल में वापस आते हैं। असेट का जो कैरिंग अमाउंट था वो 85 था और टैक्स बेस 90 था। यहां पर 5,000 का हमारा डिफरेंस आया है। अब ये 5,000 का कौन सा डिफरेंस है, टैक्सेबल डिफरेंस है कि डिडक्टेबल? तो मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, हो सकता है आप समझ जाओ। आप सोचो कि इनकम टैक्स के अंदर 90,000 का टैक्स बेस आ रहा है, मतलब स्टिल फ्यूचर में मुझे 90,000 तक का डेप्रीसिएशन धीरे धीरे मिलता जाएगा। फ्यूचर में आई वुड बी एबल टू टेक द डिडक्शन ऑफ अप टू 90,000 इन फ्यूचर। जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं मैक्सिमम डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करूंगा पीएनएल में, ओनली 85। मतलब पीएनएल में मैं 85 चार्ज करूंगा, पर इनकम टैक्स वाला मुझे 90 तक का बेनिफिट देगा, मतलब 5 का बेनिफिट मुझे ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब फ्यूचर में मुझे 5,000 का डिडक्शन और ज्यादा मिलेगा डेप्रीसिएशन के रूप में इनकम टैक्स के अंदर। तो वो बन गया डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। बच्चों आवाज निकाल के बोलो, समझ में आया यहां तक कि नहीं? यस सर।
यस सर। ओके, आपकी आवाज मुझे लिमिटेड चाहिए, यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो यहाँ पर मुझे लिमिटेड बात चाहिए, ठीक है। पर हाँ और ना जरूर बोलना जब मैं आपसे बात करूं, अदरवाइज अपने आप को म्यूट करके रखना। तो टैक्सेबल और डिडक्टेबल, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, फ्यूचर में मुझे इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगा, मेरा टैक्स कम लगेगा, ठीक है। और टैक्सेबल उसका जस्ट उल्टा। चलिए सर एक बात बताओ, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस जो होंगे उसके कारण क्या बनेगा? डिडक्टेबल, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन मिलेगा, मतलब इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम लगेगा, तो इससे हमें मिलेगा हमारा डेफर्ड टैक्स असेट, और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस से हमें मिलेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल डिफरेंस है, टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा, तो आज ही मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करके रख लेता हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक तरीके से प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है कि हम फ्यूचर में टैक्स भरने वाले हैं, उसका प्रोविजन आज ही क्रिएट कर लो। और डीटी एक तरीके से उसका जस्ट उल्टा है, मतलब हम आज एक इनकम बुक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, इनकम बुक कर रहे हो तो सर अलाउड है? हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि ऊपर जो हमने टैक्सेबल इनकम पढ़ा, उस टैक्सेबल इनकम पे when we calculate the tax on taxable income, we will get the current tax। क्या मिलेगा हमें? करंट टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम हमें आया उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, करंट टैक्स। अब मुझे करंट टैक्स मिल गया, उधर से मुझे DTL या फिर DTA मिल गया। जब हम करंट टैक्स को और डेफर्ड टैक्सेस को आपस में मर्ज करते हैं तो हमें मिलता है टैक्स एक्सपेंस। जब हम करंट टैक्स को और डेफर्ड टैक्स को आपस में मर्ज करते हैं तो हमें मिलता है टैक्स एक्सपेंस। तो टैक्स एक्सपेंस इज द सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। टेक्निकली इसको किस तरीके से देखते हैं? करंट टैक्स जो होता है वो एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि टैक्स पे करना किसी भी तरीके से इनकम तो होगी नहीं, एक्सपेंस है। तो सोचो, डेबिट इफेक्ट अगर एक्सपेंस हुआ तो इसका क्रेडिट इफेक्ट एक तरीके से लायबिलिटी हुआ ना, जब तक पे नहीं किया। तो जब तक पे नहीं किया तो एक तरीके से ये लायबिलिटी हुआ। तो करंट टैक्स का डेबिट इफेक्ट एक एक्सपेंस हुआ तो क्रेडिट इफेक्ट एक लायबिलिटी भी हुआ, तो उसमें मैं प्लस कर रहा हूं DTL। बात तो सही है, क्योंकि लायबिलिटी भाई, तो एक लायबिलिटी के साथ दूसरी लायबिलिटी ऐड ही तो होगी, माइनस डेफर्ड टैक्स असेट। बात तो सही है, लायबिलिटी में जब तुम असेट डालोगे तो वो तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। सर DTA रिवर्स क्या है? DTA रिवर्स मतलब एज गुड एज DTL। DTA रिवर्स मतलब जो मैंने पहले असेट बुक किया था अब मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। सर काहे रिवर्स क्यों कर रहे हो? अरे भाई कैसी बातें करते हो, डेफर्ड टैक्सेस एक तरीके से टेम्पररी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। टेम्पररी, आज आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना रहे हो तो आज आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो ये सोच के कि फ्यूचर में आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जब वो फ्यूचर आ जाएगा, टैक्स भर दोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो DTL रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब DTA रिवर्स होगा तो उसको हम यहां पर प्लस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि DTA का रिवर्स होना इज एज गुड एज कहीं ना कहीं एक्सपेंस बुक होना, तो वो आपके एक्सपेंस के साथ प्लस हो रहा है। और DTL का रिवर्स होना मतलब वो DTL का जस्ट ऑपोजिट, तो इसीलिए वो माइनस हो रहा है। तो इन सबको अगर आप मर्ज करोगे तो यू विल गेट टैक्स एक्सपेंस। आगे बात करते हैं डेफर्ड टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, वो हम ऑलरेडी यहां पर बात कर चुके हैं। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बच्चों इसमें आपको मुझसे कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, चलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं, करंट टैक्सेस की बात करते हैं। मैंने आपको बोला टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब आप टैक्स अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टैक्स, करंट टैक्स। नाउ करंट टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, करंट टैक्स असेट, करंट टैक्स लायबिलिटी। सर अभी तो आपने बोला कि करंट टैक्स तो एक्सपेंस नेचर का हुआ, वो लायबिलिटी हुआ। हाँ, मैंने एक्सपेंस बुक किया तो उसके अपोजिट मुझे क्रेडिट में पेबल बुक करना पड़ेगा। बट समटाइम्स हम टैक्स को एडवांस बेसिस पे कर देते हैं, पहले से ही
पहले से ही पे कर दिया, अभी अभी आया नहीं है, असेसमेंट ईयर खत्म नहीं हुआ, तो पहले से ही पे कर दिया, ऐसे केस में मेरे असेट भी हो सकता है। समटाइम्स मेरा टैक्स किसी अदर पार्टी ने डिडक्ट कर लिया, टीडीएस, उस टाइम पे भी अभी असेसमेंट ईयर खत्म नहीं हुआ, खत्म होगा, रिटर्न फाइल होंगे तब बात करेंगे। तो ऐसे केस में करंट टैक्स असेट्स जो होते हैं वो किस किस नेचर के होते हैं, टीडीएस के नेचर के, एडवांस टैक्स के नेचर के। इसके अलावा एक और चीज है जिसको इंड एस 12 ने करंट टैक्स असेट कहा है, वो ये है, इंडेस बोलता है, इंडेस पता है क्या बोलता है, इंडेस बोलता है देखो मेरे को ना आपके इंडिया के इनकम टैक्स के प्रोविजन नहीं पता, पर मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर आपके किसी भी कंट्री में ऐसे कोई टैक्स के प्रोविजन है जहां करंट ईयर के लॉसेस प्रीवियस ईयर की इनकम से सेट ऑफ हो जाए, प्रीवियस ईयर की इनकम से सेट ऑफ हो जाए। देखो प्रीवियस ईयर में आपको इनकम हुआ था तो आपने टैक्स पे किया होगा, करंट ईयर के लॉसेस हैं, आप वो प्रीवियस ईयर की इनकम से सेट ऑफ करो। सर क्यों करें, अरे मैं बोल रहा हूं इनकम टैक्स में नहीं है अलाउड, पर मान लो कल को मोदी जी ने अलाउड कर दिया, ठीक है, तो अगर मान लो करंट ईयर के लॉसेस प्रीवियस ईयर के टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ हो जाए, तो जो आपने टैक्स पे कर दिया था वो आपको रिफंड आ जाएगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, आपने तो हायर टैक्सेबल इनकम पे टैक्स पे कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और रिफंडेबल मतलब रिकवरेबल इज व्हाट योर करंट टैक्स असेट, क्योंकि आप जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो वो आपको रिफंड या रिकवरी होने वाली है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट टैक्स असेट। हालांकि जो थर्ड नंबर पॉइंट है ये अभी एटलीस्ट अभी तो इंडिया में अलाउड नहीं है। करंट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, सिंपल, जो आपका करंट ईयर का टैक्सेबल इनकम आ रहा है उसके ऊपर जो आप टैक्स निकाल रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि डेबिट इफेक्ट आपका एक्सपेंस होगा, तो क्रेडिट इफेक्ट जो होगा वो करंट टैक्स लायबिलिटी होगा, तो करंट ईयर टैक्स आपका लायबिलिटी हो गया। इसके अलावा अगर आपको नोटिस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2 साल 3 साल पुराना कोई टैक्स पे करने का नोटिस आया है, एंड यू फील लाइक कि यस ये टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप भी जानते हो कि हाँ ये सही है, तो प्रायर पीरियड के जो टैक्सेस स्टिल पेबल, आपने पिछले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपने कुछ सालों के टैक्स पे नहीं किए अभी भी, तो वो जो पेबल है प्रायर पीरियड टैक्सेस पेबल, आई शुड से पेबल, वो भी आपके आ जाएंगे करंट टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है। ऑल राइट, यहां तक डन? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई नहीं? नो सर। आगे बात करते हैं, ये हो गया अपना करंट टैक्स का। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्सेस की। बात डेफर्ड टैक्सेस की बहुत सारी होने वाली है, तो इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट की। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सर हमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट करनी चाहिए? सिंपल सी बात है, जब टेम्पररी डिफरेंस हो। हाँ टेम्पररी डिफरेंस हो, पर सर कौन सा टेम्पररी डिफरेंस? हाँ कौन सा वाला टेम्पररी डिफरेंस? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो। अच्छा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो, तो जब हमारे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो तब हमें क्रिएट करना चाहिए DTL। सर ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कब कब हो सकता है? अरे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने तुम्हारे साथ अभी असेट की बात की, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मशीन है और मशीन का कैरिंग अमाउंट मतलब बुक्स कैरिंग अमाउंट में वैल्यू है 90,000, जबकि उसका टैक्स बेस वैल्यू है 80,000, तो सोचो आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम 80,000 का डिडक्शन मिलेगा, जबकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन ओवरऑल अपकमिंग ईयर्स में ओवरऑल डेप्रीसिएशन अप टू 90,000 तक का चार्ज करोगे, जबकि इनकम टैक्स आपको मैक्सिमम 80 देगा, तो बाकी का 10 आपका डिसअलाउ करेगा। फ्यूचर में अगर डिसअलाउ करेगा तो आपकी फ्यूचर की इनकम बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, इसलिए वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हो गया। तो एक इस टाइप से हुआ, ऐसे कई प्रकार से आपके टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस आ सकते हैं। सर कोई दूसरा वाला बताओ कैसे हो सकता है? सपोज योर इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, तो आपने क्या किया, करंट ईयर में आपने अक्रूवल बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड कर लिया,
अक्रूवल बेसिस पे इनकम को आपने रिकॉर्ड कर लिया करंट ईयर में, ठीक है ना, पर नेक्स्ट ईयर में आपको एक्चुअल कैश रिसीव हुआ, तो जब आपने करंट ईयर में रिकॉर्ड किया तब इनकम टैक्स वालों ने आपसे टैक्स चार्ज नहीं किया, आपको माफ कर दिया। आपको उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी कैश रिसीव नहीं हुआ ना, जब आपको कैश रिसीव होगा तो हम आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो सोचो, करंट ईयर की मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने बुक्स में तो इनकम दिखाई है, मतलब मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, पर टैक्स लगाते वक्त मेरी टैक्सेबल इनकम करंट ईयर की कम हो गई होगी, और फ्यूचर में मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी जब मुझे कैश सच्ची मुच्ची मिलेगा, तो उस केस में मेरा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये टेम्पररी डिफरेंसेस के ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस पे डीटीएल बनता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शंस। दो जगह पर आप डीटीएल क्रिएट कभी नहीं करोगे, भले वो आपके टेम्पररी डिफरेंसेस आ रहे हों। ऐसी दो जगह कौन सी है? पहला, द फर्स्ट वन इज गुडविल। जब आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, हाँ जी बुक्स में। सर गुडविल रिकॉर्ड कब होती है? गुडविल रिकॉर्ड होगी जब आप किसी कंपनी को अक्वायर करोगे, जब आप किसी कंपनी को टेक ओवर करोगे, तो आप उसके नेट असेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, उस कंपनी के नेट असेट्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और उसको जो कंसिडरेशन आप पे करोगे, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, नेट असेट्स को रिकॉर्ड करना और कंसिडरेशन देना, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर आपने कंसिडरेशन ज्यादा दिया तो उसको हम कहेंगे गुडविल। जब आप अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड करोगे तो मेक श्योर आपको ये चेक करना है कि गुडविल के ऊपर आपको इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इनकम टैक्स में गुडविल का कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है, मतलब आपको गुडविल का डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, आप कितना भी गुडविल दिखा दो अपनी बुक्स में, अगर इनकम टैक्स के अंदर गुडविल का कोई टैक्स डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो टेक्निकली गुडविल का टैक्स बेस बन जाएगा 0, जबकि उसका कैरिंग अमाउंट लेट अस से 1 लाख रुपीज है, और इनकम टैक्स में उसका कोई डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, तो इनकम टैक्स के लिए वो किसी काम की असेट है ही नहीं, तो वो हो गई 0। सो टेक्निकली देखा जाए तो कैरिंग अमाउंट 1 लाख, टैक्स बेस 0, तो यहां पर डिफरेंस तो आ रहा है, पर इस डिफरेंस के ऊपर हम कभी भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर? वो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इस गुडविल का डिडक्शन मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, ये एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस है, ये टेम्पररी डिफरेंस नहीं है। मतलब ये जो 1 लाख का मेरे पास बुक्स में गुडविल पड़ा है, इसका मैं अगर डिडक्शन क्लेम भी कर दूं तो ये हमेशा के लिए डिसअलाउ कर देगी इनकम टैक्स, मुझे कभी जिंदगी में अलाउ नहीं करेगी। जब अलाउ नहीं करेगी तो वो टेम्पररी डिफरेंस कैसे हुआ? वो तो परमानेंट डिफरेंस हुआ। इस वजह से गुडविल क्योंकि एक परमानेंट डिफरेंस होता है, अगर इनकम टैक्स में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसलिए हम उसके ऊपर डिटेल नहीं बनाते। हाँ, पर अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि गुडविल का टैक्स डिडक्शन अलाउड है, तो बॉस ध्यान से आप उसके ऊपर क्लेम करो, आप उसके ऊपर डिटेल लगाओगे, डिटेल बनाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि गुडविल के अलावा अगर आपके पास ऐसी कोई दूसरी एसेट लायबिलिटी है सेम गुडविल के जैसी, आपके पास कोई गुडविल के जैसी, मतलब गुडविल के अलावा आपके पास दूसरी कोई एसेट है, मशीन, फर्नीचर, लायबिलिटी है कोई, जिसका इनकम टैक्स में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप उस एसेट को अगर फर्दर सेल करोगे तो इनकम टैक्स में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप उस एसेट को यूज करोगे और डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे तो इनकम टैक्स आपको कोई डिडक्शन नहीं देगा। तो ना आपको उस एसेट पर इनकम टैक्स कोई डेप्रीसिएशन का डिडक्शन देने वाला है, ना आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर कैपिटल गेन पे टैक्स लगाने वाला है, तो ना उसका टैक्सेबिलिटी होने वाला है, ना उसका डिडक्शन होने वाला है। तो वो भी एक तरीके से हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस। सो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एनी एसेट लायबिलिटी अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन, बीसी मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, कुछ और मत सोचना। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन के अंदर जो तुमने गुडविल रिकॉर्ड की, पर इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा तुमने नॉर्मली एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, परचेज कर ली, जिसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, विच नीदर अफेक्ट्स अकाउंटिंग इनकम नॉट टैक्सेबल इनकम, तो ऐसे केस में वो भी परमानेंट डिफरेंस हो गया, उसके ऊपर भी डिटेल क्रिएट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट।
सो ऑल इन ऑल DTL सारे के सारे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे क्रिएट होगा एक्सेप्ट दीज टू, गुडविल का रिकॉग्निशन इफ गुडविल इज नॉट टैक्सेबल और नॉट डिडक्टेबल, एंड असेट लायबिलिटीज इफ दोज असेट्स लायबिलिटीज आर not allowed as deduction and not chargeable to tax under the income tax. So all in all फिर डिटेल किस किस चीज पे क्रिएट होगा? टाइमिंग डिफरेंसेस पर, जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये वाले कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस मशीन का, इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, कि एक ईयर में इनकम दिखाई पर दूसरे ईयर में टैक्सेबिलिटी है, तो दीज आर कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस. 1 year आई शोड इनकम, नेक्स्ट ईयर इट वॉज टैक्सेबल, दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस. ठीक है, सो टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर DTL बनता है. जब DTL टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर बनता है तो हम उसको P&L के थ्रू बनाते हैं. हम एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू DTL, P&L के थ्रू बनाएंगे. एक और जगह पर आपको ध्यान देना है कि DTL बनेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस में, BC, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस में जब आप असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर देन गुडविल की बात कर रहा हूं. हमने कंपनी को टेक ओवर किया तो उसके नेट असेट्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड किए, और किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किए? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किए. मतलब हमने जब रिकॉर्ड किया तो वो वैल्यू अलग था और उनका टैक्स बेस कुछ और हो सकता है, उनका टैक्स बेस कुछ और हो सकता है. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन में जब आप असेट लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि टैक्स बेस उनका सेम वैल्यू पर हो, तो इसीलिए वो वैल्यू अलग अलग हो गई, तो इसीलिए उसके ऊपर आपका डेफर्ड टैक्सेस लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है. और यहां आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ऐसे केस में DTL बनाओगे तो DTL आपका बनेगा थ्रू गुडविल. हाँ, DTL आपका बनेगा थ्रू गुडविल, DTL बनेगा थ्रू गुडविल. क्यों सर? जब आप असेट रिकॉर्ड क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन बोलता है कि जब आप असेट रिकॉर्ड करते हो तो और जब आप कंसिडरेशन देते हो तो जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल में एडजस्ट करो. अब जब तुम असेट रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट, जब तुम लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो टू लायबिलिटी करोगे, जब तुम कंसिडरेशन पे करोगे तो यहां पर टू PC पे करोगे. ठीक है, अब उसके साथ साथ तुम्हें DTL क्रिएट करनी पड़ेगी, तो तुम यहां पर टू DTL पे बनाओगे. तो जो DTL ये तो तुम क्रिएट करोगे ना, इसी सेम एंट्री में करोगे. अब जब तुम इस एंट्री में डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारा डिफरेंस आएगा गुडविल. लोग पूछते हैं कि सर इस DTL में ऐसा क्या स्पेशल है जो गुडविल के थ्रू क्रिएट हो रही है? वो इसीलिए क्योंकि यहां पर जो DTL है वो हम अलग से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम वो सेम एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस वजह से आपका गुडविल अफेक्ट हो रहा है. तो सर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडेस को कि DTL क्रिएट हो रहा है गुडविल के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये DTL रिवर्स होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि अगर क्रिएट हुआ है तो कभी ना कभी रिवर्स होगा, जब ये DTL रिवर्स होगा तो गुडविल भी रिवर्स हो जाएगी. देखो सिंपल सी बात है, अगर आप P&L के थ्रू DTL क्रिएट कर रहे हो तो रिवर्स भी P&L के थ्रू करोगे, अगर आप गुडविल के थ्रू DTL क्रिएट कर रहे हो तो रिवर्स भी गुडविल के थ्रू करोगे, तो ये गुडविल आपस में बाद में जाके रिवर्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर DTL क्रिएट तो होता है पर ना P&L के थ्रू ना गुडविल के थ्रू, वो क्रिएट होगा OCI के थ्रू, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के थ्रू, असेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. सर ये क्या है? सर आप ना इंड AS 16 का थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए. इंड AS 16 के अंदर जब आप अपनी असेट का रीवैल्यूएशन अपवर्ड करोगे तो आपके असेट का रीवैल्यूएशन जब अपवर्ड करोगे तो असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगा, जबकि इनकम टैक्स में ये अपवर्ड रीवैल्यूएशन को फिलहाल तो इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं लगाई जाएगी. आप तो इनकम बुक, एक तरीके से आप गेन बुक कर रहे हो, असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो और टू रीवैल्यूएशन सरप्लस कर रहे हो, असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो और टू रीवैल्यूएशन सरप्लस कर रहे हो. ठीक है, बट इनकम टैक्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं साला ये ना जो ये अपनी असेट की वैल्यू बढ़ा रहा है, देखते हैं आगे चल के ये करता क्या है. आगे चल के तुम इस असेट को बेचोगे तो ज्यादा वैल्यू पे बिकेगा, क्योंकि तुमने तो रीवैल्यू किया था, तो रीवैल्यू यही सोच के किया होगा ना कि भाई ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तुम्हें वो वैल्यू रियलाइज हो गई, तो इनकम टैक्स तब जागेगा और बोलेगा कैपिटल गेन, इनकम टैक्स उस पर कैपिटल गेन चार्ज करेगा. तुमने बोला मैं बेचूंगा ही नहीं, है बेचूंगा ही नहीं, इनकम टैक्स बोलेगा कोई बात नहीं, डेप्रीसिएशन तो क्लेम करोगे ना हायर वैल्यू पर, क्योंकि तुम
असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस करके, तो डेप्रीसिएशन तो चार्ज करोगे ना, तो मैं तुम्हें हायर डेप्रीसिएशन क्लेम का चार्जिंग डिडक्शन दूंगा ही नहीं, मैं तो डेप्रीसिएशन तुम्हें अपने हिसाब से दूंगा, तो भी तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा। तो इन ऑल केसेस डीटीएल क्रिएट होगा। पर सवाल उठता है कि डीटीएल किसके थ्रू क्रिएट होगा? द आइटम इज ओसीआई। क्यों? क्योंकि इंड AS 16 के अकॉर्डिंग जब तुम अपनी एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जा रहे हो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में जाता है, ये भूलना मत। इस वजह से तुम जब डीटीएल क्रिएट करोगे तो वो ओसीआई के थ्रू क्रिएट करोगे। एंट्री होगी डीटीएल सॉरी ओसीआई टू डीटीएल। जब रिवर्स होगा तो ओसीआई के थ्रू होगा। चलिए, ये था डीटीएल का कॉन्सेप्ट। मुझे बताइए, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। अभी तक सब कुछ जब रहा है? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। आपको स्पीड स्लो तो नहीं लग रही? नहीं सर। नो सर। चलिए, डेफर टैक्स असेट। डेफर टैक्स असेट अब देख लेते हैं। जहां डेफर टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे क्रिएट होता है, वहीं पर डेफर टैक्स असेट कौन से डिफरेंस पर क्रिएट होगा? डिडक्टेबल डिफरेंस पर क्रिएट होगा। डिडक्टेबल डिफरेंस पर क्रिएट होगा। डिडक्टेबल डिफरेंस और डिडक्टेबल डिफरेंसेस पर क्रिएट होगा। पर सर, थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि डीटीए जब क्रिएट करते हैं तो एक तरीके से सर आप तो इनकम बुक कर रहे हो। बात तो सही है, क्योंकि असेट अकाउंट डेबिट अगर पीएनएल के थ्रू क्रिएट कर रहे हो तो डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल क्रिएट हो रहा है। ओसीआई के थ्रू तो डीटी अकाउंट डेबिट टू ओसीआई भी क्रिएट हो रहा है। दोनों केसेस में इनकम बढ़ रही है। तो सर, इज इट गुड टू रिकॉग्नाइज डीटीए? बिकॉज अल्टीमेटली यू आर रिकॉग्नाइजिंग इनकम सर। यस, सुनिए, इंड AS 12 बोलता है इट्स क्वाइट ओके टू क्रिएट डीटीए एंड करस्पॉन्डिंगली टू रिकॉग्नाइज द इनकम इफ it is probable that there will be sufficient future taxable income against which such temporary difference, TD मतलब temporary difference, can be adjusted। सर नहीं समझा क्या है ये? देखो, आज तुम DTA क्यों क्रिएट कर रहे हो? DTA क्रिएट कर रहे हो डिडक्टेबल टेम्परेंस पर। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में तुम्हारी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट तुम्हें कुछ डिडक्शंस मिलेंगे। आज कुछ डिसअलाउ हुए हैं, फ्यूचर में तुम्हें डिडक्शंस मिलेंगे। तो डिडक्शंस मिलेंगे तो तुम्हारी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम गिर जाएगी, और गिरेगी तो टैक्स कम लगेगा, इसीलिए डीटीए बना रहे हो। पर मेरे दोस्त, फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास टैक्सेबल इनकम हुई ही नहीं तो तुम्हारे डिडक्शंस तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि डिडक्शंस मिलने के लिए इनकम होनी चाहिए। ये डिडक्शंस तो इनकम से माइनस होंगे ना। अगर फ्यूचर में तुम्हारी इनकम अर्न करने की कैपेसिटी नहीं है, तुम एक लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो तुम फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कहां से कमाओगे? फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होना जरूरी है ताकि उसके अगेंस्ट तुम्हें डिडक्शंस मिले, तभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें डीटीए बनाना चाहिए। अगर तुम्हारी फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होने के चांसेस बहुत कम है तो फिर तुम डीटीए नहीं बनाओगे। तो वो वही बोल रहा है कि डीटीए बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले ये चेक कर लो कि फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होने के चांसेस अच्छे खासे हैं कि नहीं। इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट विच टेम्पररी डिफरेंसेस कैन बी एडजस्टेड, मतलब डिडक्शंस तुम ले पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अर्न करने का लग रहा है कि मैं 5 लाख तक का अर्न कर लूंगा, पर मेरे पास जो डिडक्शन जो है वो 9 लाख के डिडक्शंस बचे, तो मैं बोलूंगा यार 9 लाख के डिडक्शंस मेरे पूरे क्लेम हो पाएंगे क्या? नहीं, मैक्सिमम 5 लाख तक क्लेम हो पाएंगे। तो मैं अप टू 5 लाख तक का के डिफरेंसेस पर डेफर टैक्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि 5 लाख के बियॉन्ड 4 लाख के डिफरेंसेस जो है, डिडक्शंस जो है, उसका मुझे डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पास उतनी इनकम ही नहीं है सफिशिएंट। तो आपको बस ये प्रोबेबिलिटी चेक करते रहनी है कि फ्यूचर में आपको सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होने वाली है कि नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी है तो डीटीए बनाओ, खोल के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जस्ट लाइक डीटीएल, तो डीटीए भी टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर क्रिएट होता है। पीएनएल में जाएगा टेम्पररी डिफरेंसेस, मतलब वही असेट के डिफरेंसेस, लायबिलिटीज के डिफरेंसेस, आपके नॉर्मल इनकम्स वगैरह में। इसके अलावा वही सेम बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस में। सर एक बोलो ना सर, यहां भी होगा यहां भी होगा। बेटा यहां देखो, अगर आप असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो और फेयर वैल्यू ज्यादा है और टैक्स बेस कम है तो डीटीएल क्रिएट होगा।
फेयर वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, टैक्स बेस कम है। जबकि उल्टा फेयर वैल्यू कम है, मतलब आपने रिकॉर्ड किया लोअर वैल्यू पे और टैक्स बेस ज्यादा है, तो इसका उल्टा DTA क्रिएट होगा। ये जो मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, BRS टेक्निक बताऊंगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व को अफेक्ट करेगा। रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड, अगेन इंड AS 38 और इंड AS 16 के अकॉर्डिंग जब आप रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करोगे तो असेट की कैरिंग अमाउंट को गिराओगे, पर टैक्स बेस तो है और टैक्स बेस ज्यादा है, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा डेप्रीसिएशन का क्लेम होगा, तो अच्छी बात है। तो वो DTA आपका P&L के थ्रू होगा। सर P&L क्यों? क्योंकि जब आप रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करते हो तो लॉस को P&L में डालते हो नॉर्मल केसेस में। और एक लास्ट चीज है DTA के लिए, जो DTL में नहीं था। DTL में 3 पॉइंट्स थे, DTA में 4 पॉइंट्स हैं। तो द लास्ट पॉइंट इज अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स एंड लॉसेस। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स एंड लॉसेस, अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं जिनको आप मल्टीपल असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है जिसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो सोचो आप उनको फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड करोगे तो फ्यूचर ईयर्स की टैक्सेबल इनकम गिर जाएगी, और फ्यूचर ईयर की टैक्सेबल इनकम गिर जाएगी तो टैक्स कम लगेगा। इसीलिए इनको भी आप एक तरीके से टेम्पररी डिफरेंस मानोगे। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स और लॉसेस का मतलब कहीं ना कहीं आपके पास कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस रखे हुए हैं और अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन रखे हैं जिसके ऊपर आपको फ्यूचर में डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो, तो आप DTA बनाओगे। बट यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अब अगर अभी लॉसेस रखें तो आप एक लॉस मेकिंग कंपनी हुए, और लॉस मेकिंग कंपनी हुए तो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो भाई सोच समझ के DTA बनाना। इसीलिए आगे अपना जो इंड AS कहता है वो कहता है भाई पहले ना कन्विंसिंग एविडेंसेस चेक कर लो लॉसेस के केस में कि भाई फ्यूचर में टैक्सेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, टैक्सेबल इनकम होगी तभी तो लॉसेस को सेट ऑफ करोगे ना। तो ये 4 बातों का ध्यान रखो कि फ्यूचर में तुम्हारे पास सफिशिएंट टैक्सेबल फ्यूचर इनकम होगी कि नहीं, फ्यूचर सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट तुम्हारे पास होगी कि नहीं जिसके अगेंस्ट तुम लॉसेस को सेट ऑफ कर पाओ। हाँ होंगे तो DTA बना लो। चलो प्रॉफिट्स नहीं होंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, क्या तुम्हारे पास टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस रखे हैं क्या? सर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस तो DTL में काम आता है। हाँ सोचो ना, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस DTL में काम आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? DTL कब बनाते हैं? जब फ्यूचर में टैक्स ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस मेरी फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएगा। अगर मैं DTL क्रिएट करता हूं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पर, तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस मेरे फ्यूचर टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएंगे, तभी तो मैं DTL बढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे को टैक्स पे करना है। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि आज तुम DTA बना लो अगर तुम्हारे पास DTL बनाने के लिए सफिशिएंट टेम्पररी डिफरेंसेस हैं जो सेम ईयर में रिवर्स होंगे, क्योंकि अगर ये रिवर्स होगा तो उससे तुम्हारी इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो उससे तुम लॉसेस, कहां गए ये वाले लॉसेस को सेट ऑफ कर पाओगे। तो वो देख लो कि वो तुम्हारे पास है कि नहीं। ठीक है, 2 चीजें। या तीसरा, अनयूज्ड लॉसेस आर ड्यू टू आइडेंटिफाइबल कॉज विच आर अनलाइकली टू अराइज। जो तुम्हें अभी लॉसेस हुए ना, जिनके ऊपर तुम DTA बना रहे हो, इनके रीजंस इनके कॉजेस तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो, एंड यू आर प्रिटी श्योर दैट फ्यूचर में ये लॉसेस रिपीट नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, कोविड-19, लॉकडाउन के केस, लॉकडाउन हो गया था तो एंटिटी ने लॉसेस अनकर कर लिए, पर अपकमिंग फ्यूचर में हमें लगता है कि ऐसे कोरोना के इंपैक्ट्स नहीं होने वाले, जिसकी वजह से कोई खास हमारी टैक्सेबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी, हमें फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होगी ही होगी। तो ठीक है, फिर तुम ऐसे केस में DTA बना लो। हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे पास टैक्सेबल इनकम होगी। लास्ट, और एंटिटी के पास अगर कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको यूज करके एंटिटी फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम जनरेट कर सकती है, तो फिर आप लॉसेस के ऊपर DTA बना सकते हो। लॉसेस के ऊपर मैंने कहा DTA बना सकते हो। चलिए बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर।
यस सर। सर। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एक सुपर फास्ट रिवीजन नहीं है। सुपर फास्ट रिवीजन में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता। वो कुछ लोग लिखते हैं ना, रिवीजन इफ ऑफ इंड AS 12 इन जस्ट 15 मिनट्स। शानदार, इतनी अच्छी टैगलाइन होती है कि भैया बच्चे, मतलब एग्जाम टाइम में तो बच्चों को वही चाहिए होता है, रिवीजन इन जस्ट 12 मिनट्स, इंड AS 12 इन 12 मिनट्स। शानदार, मतलब बच्चे को लगता है हाँ सबसे कम समय है भाई, उसमें फिर बातें भी उतनी होंगी। ठीक है, ये टेक्निक हर कोई करता है, मैं भी कर चुका हूं, तो ये वैसा वाला नहीं है। वो करूंगा मैं मई में जब एग्जाम होंगे, नवंबर में एग्जाम होंगे, उससे 10 दिन पहले करूंगा ऐसे। इंड AS 1 में डालना पड़ेगा, इंड AS 1 इन 1 मिनट करके। स्पाइडरमैन। सो ये सुपर फास्ट रिवीजन नहीं है, डिटेल्ड रिवीजन है जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग में जाए। आगे बढ़ सकता हूं कि इसमें आपको मुझसे कुछ पूछना है? नो सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजंस। मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स एंड ऑफसेटिंग प्रोविजंस। छोटा सा पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। सर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मेजर कैसे करना है? टैक्स रेट से। सर टैक्स रेट कौन सा लेना है? अरे कौन सा जो अवेलेबल है? नहीं सर, एक्चुअली हो सकता है लास्ट ईयर का टैक्स रेट कुछ और हो, करंट ईयर का कुछ और हो, नेक्स्ट ईयर का टैक्स रेट कुछ और हो, क्योंकि हमारे देश में तो फाइनेंस बिल हर साल आता है, तो हो सकता है सर टैक्स रेट बदल गया हो। हाँ बात तो सही है। तो ऐसे केस में हाउ टू मेजर at a tax rate which is enacted or substantially enacted at the balance sheet date। देखो इसको और सिंपल कर देता हूं बेटा। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो तुम्हारा करंट ईयर का टैक्स रेट है, करंट ईयर का टैक्स है, तो करंट टैक्स के लिए तुम करंट ईयर का रेट ले लो। करंट टैक्स को मेजर करने के लिए, करंट टैक्स को मेजर करने के लिए तुम करंट ईयर का रेट ले लो, करंट ईयर का रेट। डेफर टैक्स, सर डेफर टैक्स तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अफेक्ट होगा। आप उसको बोलो ना कि फ्यूचर में टैक्स लगेगा, फ्यूचर में टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, तो सर फ्यूचर का टैक्स लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें फ्यूचर का टैक्स लेना चाहिए अगर फाइनेंस बिल पास हो गया है या पास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मतलब जो रेट प्रपोज हुआ है उसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में तुम फ्यूचर का टैक्स रेट ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हें करंट ईयर का ही टैक्स रेट लेना पड़ेगा डेफर टैक्स के लिए। कुछ आया समझ में? यस सर। करंट टैक्स के लिए करंट ईयर का रेट, डेफर टैक्स के लिए प्रपोज्ड रेट इफ एक्सपेक्टेड टू बी इनेक्टेड, अदरवाइज करंट ईयर रेट। सिंपल, डन बेटा। आगे सर क्या हम करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी को नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं? डेफर टैक्स असेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी को नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं? अलाउड है क्या? हाँ, दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो अलाउड है। लीगल इन्फोर्सिएबल राइट टू सेट ऑफ, मतलब ये कि अलाउड है, अलाउड है, पर क्या आपको आपका इनकम टैक्स अलाउ करता है? आपको आपका लॉ अलाउ करता है क्या कि आप लायबिलिटी को असेट के साथ सेट ऑफ करो? तो मैंने बोला हाँ यार अलाउ तो करता है। क्यों? अगर मेरी करंट ईयर में मैं कोई अपने ITR फाइल कर रहा हूं तो करंट ईयर का टैक्स का पेबल मैं करंट ईयर में पे किए गए TDS और एडवांस टैक्स से सेट ऑफ कर दूंगा ना, तो मुझे लॉ अलाउ करता है। पर हाँ, अलाउ तभी करेगा जब दोनों का असेसमेंट ईयर सेम हो। करंट ईयर का टैक्स मुझे पे करना है 50,000 और TDS मेरा डिडक्ट हो चुका है 20,000, दोनों सेम असेसमेंट ईयर के हैं, तो मुझे लॉ अलाउ करता है। तो बस यही पर वाली पॉइंट आ गई, लीगल इन्फोर्सेबल राइट, मतलब लॉ अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल तुम सेट ऑफ करो। दूसरा, इंटेंशन टू सेट ऑफ ऑन नेट बेसिस। कैसी बातें करते हैं ये लोग, इंटेंशन क्यों नहीं होगा? कौन इतना ज़्यादा टैक्स भरना चाहेगा? अगर वो बोल रहा है एंटिटी का इंटेंशन देखना पड़ेगा कि एंटिटी सचमुच में इसको सेटल भी नेट में करेगी क्या, आगे चल के पेमेंट भी नेट करके करेगी क्या? हाँ, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो करंट टैक्स और करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लायबिलिटी को आपस में, और DTA डिटेल को आपस में।
बेटा डन, यहां तक। आगे बात करेंगे, हमारे पास दो केसेस बचे, अब दो चीजें बची हैं, स्पेशल केसेस और मिसलेनियस प्रोविजन। फर्स्ट आई विल डिस्कस मिसलेनियस प्रोविजन। पहले मिसलेनियस प्रोविजन। सर क्या है मिसलेनियस प्रोविजन? रीअसेसमेंट ऑफ डीटीए एट ईच बैलेंस शीट डेट बेस्ड ऑन रिवाइज प्रोबेबिलिटी। हो सकता है लास्ट बैलेंस शीट डेट पर आपने डीटीए ना बनाया हो। सर क्यों? प्रोबेबिलिटी नहीं थी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम की, तो आपने डीटीए नहीं बनाया। पर अभी नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फ्यूचर टैक्सेबल इनकम कमाने की, तो वो बोल रहा है भाई रीअसेस करो और डीटीए अब रिकॉर्ड करो। मतलब जहां तुम पहले डीटीए नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, अब तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि तुम हर बैलेंस शीट डेट पर रीअसेसमेंट करोगे कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं। ठीक है, तो अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, रिवाइज हो रही है, तो तुम डीटीए को दिखा सकते हो। सर इसका वाइजा वर्सा हो सकता है? हाँ, तुमने पहले डीटीए क्रिएट किया था बिकॉज तुम्हें पहले ऐसा लगता था कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, तो डिडक्शंस मिलेंगे, तो डीटीए बनाओ। पर अब तुम्हें लग रहा है कि टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, तो जो डिफरेंसेस रखे हैं, डिडक्टेबल डिफरेंसेस, वो उनका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो डीटीए को रिवर्स करो, तो रीअसेस करते रहना है तुम्हें। सर ये डीटीए के केस में ही होगा कि डीटीएल में भी? मोस्ट प्रोबेबली डीटीए में ज्यादातर होता है, डीटीएल में कम होता है। सर उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ रिकंसिलेशन ड्यू टू परमानेंट डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए अपने पास। डिस्क्लोजर ऑफ रिकंसिलेशन ड्यू टू परमानेंट डिफरेंस, मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बात की थी परमानेंट डिफरेंसेस की, कि परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर कभी भी डीटी डिटेल नहीं बनते। सर कुछ एग्जांपल्स दो ना परमानेंट डिफरेंसेस के। सर तो परमानेंट डिफरेंसेस के एग्जांपल्स अगर बात करें तो जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर, ये डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड ऑलवेज। पेनल्टी, इलीगल एक्सपेंसेस या पेनल्टीज, ये भी तुम्हारे डिसअलाउड ऑलवेज। इन चीजों के कारण तुम्हारे परमानेंट डिफरेंसेस आएंगे, और परमानेंट डिफरेंसेस पे नो डीटीए नो डीटीएल, कभी डीटीए डिटेल नहीं बनेगा। जब डीटीए डिटेल नहीं बनेगा तो ऐसे केस में क्या होगा? तुम्हें रिकंसिलेशंस बनाने पड़ेंगे। दो प्रकार के रिकंसिलेशंस बनाना तुम्हारे लिए जरूरी है। रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम विथ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जैसे छोटू सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। सपोज आपकी अकाउंटिंग इनकम है 1 लाख, आपकी अकाउंटिंग इनकम है 1 लाख, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग पेनल्टी एक्सपेंस, आपके पेनल्टी एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? ये पेनल्टी एक्सपेंस तो डिसअलाउ हो जाएगा, 10,000। और अकाउंटिंग इनकम में से तुम्हारी पेनल्टी एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो टैक्सेबल इनकम तुम्हारी हो जाएगी वापस से 1,10,000। अब मान लो तुम्हारा जो टैक्स का रेट है एज पर लॉ वो तुम्हारा 30% है, तो टैक्स किस पे लगेगा? 30% पे लगेगा ना 30% पे। तो तुम्हारा करंट टैक्स कितना आ जाएगा? निकालो 30% ऑफ 110, 33,000 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अब हमें यहां पर रिकंसिलेशन में क्या बनाना पड़ेगा? रिकंसिलेशन ध्यान से देखिए, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम विथ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। चलिए देखते हैं। टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम कितनी है? 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर लगाओ टैक्स, 30% का 1 लाख, बोलो 1 लाख का 30% कितना हुआ? 30,000। इसको तुम्हें रिकंसाइल करना है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम
टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम मतलब करंट टैक्स मतलब 33। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने 33 का टैक्स क्यों पे किया, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से तुम्हें 30,000 का टैक्स पे करना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? तो तुम बताओगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पेनल्टी। और ये पेनल्टी एक ऐसी चीज है जो परमानेंटली डिसअलाउ हुई है। अगर टेम्पररी होती तो डीटीएल बन जाता, तो रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हां, तो मतलब ये हुआ कि रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है ओनली बिकॉज ऑफ द परमानेंट डिफरेंसेस। अगर पेनल्टी मेरा टेम्पररी डिफरेंस होता तो मैं ऑलरेडी 3000 का एक तरीके से dt a या dt l क्रिएट कर देता, तो ये मेरे सेम हो जाते। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? यस सेम कैसे होते सर? पेनल्टी की जगह सॉरी पेनल्टी की जगह मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट है। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो टेम्पररी डिफरेंस होता है, और इसके ऊपर क्रिएट होता DTA। क्या क्रिएट होता? DTA, क्योंकि फ्यूचर में जब सच्ची मुच्ची बैड डेट आएंगे तो अलाउ हो जाएगा। अभी ये डिसअलाउ हो रहा है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम सही है 110 के ऊपर 30% मतलब 33। पर अलग से मैं क्या बनाऊंगा? DTA, और DTA बनता 10,000 का 30%, कितना बेटा? 3,000। तो सोचो उस केस में मेरा करंट टैक्स जहां 33 आ रहा है, अलग से डेफर्ड टैक्स असेट बनता तो वो 30,000 आता, 3,000 आता, और ये माइनस होता है करंट टैक्स में से DTA माइनस होता है, तो ये मेरा 30,000 का टैक्स एक्सपेंस निकलता। टैक्स एक्सपेंस 30,000 का निकलता, और मेरी अकाउंटिंग इनकम भी, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम भी 30,000 है, तो 30 ये और ये भी 30, रिकंसिलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, रिकंसिलेशन की नीड कब पड़ती है? परमानेंट डिफरेंसेस में, क्योंकि परमानेंट डिफरेंसेस में ही टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम और टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम अलग अलग होंगे। अगर आपके टेम्पररी डिफरेंसेस हैं तो ये दोनों आपके सेम होंगे, पक्के में पक्का। टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम आपके हमेशा सेम रहेंगे अगर परमानेंट डिफरेंसेस नहीं है, टेम्पररी डिफरेंसेस है। परमानेंट डिफरेंस है तो ये आपके अलग अलग होंगे। अब जब अलग अलग होंगे तो यूजर को बताना जरूरी है कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, तो आप बताओगे कि डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ 3,000। डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ 3,000, दैट इज टैक्स ऑन पेनल्टी। आपका पेनल्टी के ऊपर टैक्स ज्यादा लग गया। वैसे आपको देना चाहिए था 30,000, पर आपको देना पड़ा 33,000। आपको 3,000 ज्यादा देना पड़ा, इसीलिए आपको रिकंसिलेशन लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिकंसिलेशन। पहला रिकंसिलेशन कौन से दो अमाउंट का होता है? टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। दूसरा रिकंसिलेशन सर, रिकंसिलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट विथ एक्चुअल टैक्स रेट। जो आपने ये वाला रिकंसिलेशन बनाया अमाउंट के फॉर्म में, वही आपको बनाना है रेट के फॉर्म में। मतलब देखिए जी यहां पर आपका टैक्स रेट एक्चुअल कितना आ रहा है? 30% दिया हुआ है। सर इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब जहां आप टैक्स पे कर रहे हो 33, पर आप अपने P&L में इनकम दिखा रहे हो 1 लाख, तो इफेक्टिवली आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 33% आ रहा है। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लेना। इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब एक्चुअल जो आपका टैक्स ये वाला आ रहा है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय अकाउंटिंग इनकम, मतलब करंट टैक्स डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग इनकम 33। अब आपको इन दोनों का रिकंसिलेशन करना है। क्या डिफरेंस आ रहा है? 3%, एंड यू नो इट कि 3% क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी आपकी 3,000 थी। तो 3,000 ऑफ 1 लाख, 3,000 ऑफ 1 लाख इज अ 3%। सो टेक्निकली जो आपका 3% का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ड्यू टू पेनल्टी। 3,000 टैक्स डिवाइड बाय 1 लाख अकाउंटिंग इनकम, तो ये हो गया आपका 3% का रिकंसिलेशन।
रिकंसिलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट विथ एक्चुअल टैक्स रेट। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। जब भी हम डीटी डिटेल बनाते हैं तो एक शॉर्टकट टेक्निक होता है डीटी डिटेल बनाने का। शॉर्टकट टेक्निक क्या? जिसको हम बीआरएस टेक्निक बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जब हम बैंक रिकंसिलेशन बनाते थे तो हमारे पास कैश बुक होता था और बैंक का पासबुक होता था। उसी तरीके से कैश बुक को तुम मान लो कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक्स वाला, असेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट, और पासबुक मतलब बाहरी बैंक वाला पासबुक जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको मान लो टैक्स बेस। टैक्स बेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनकम टैक्स के लॉ लगेंगे। सो बीआरएस टेक्निक कहता है कि भाई एक काम करो, आप बेसिकली कैरिंग अमाउंट को एक जगह कंपेयर करो टैक्स बेस के साथ। अब आपका जो टैक्स बेस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप टैक्स बेस को मत हिलाओ, आप ये चेक करो कि आपका कैरिंग अमाउंट उससे ज्यादा है कि उससे कम है, और आप अपने कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक लेके आओ। जैसे यहां ध्यान से देखिए, मशीन की बात चल रही थी, कैरिंग अमाउंट कितना है 90, टैक्स बेस कितना है 80। इफ हो सके तो ये वीडियो देखते देखते मेरे साथ ऐसा ऐसा करो। तो ये है कैरिंग अमाउंट, ये है टैक्स बेस। मैं टैक्स बेस को नहीं हिलाऊंगा, मैं कैरिंग अमाउंट को हमेशा टैक्स बेस तक लाऊंगा। तो 90,000 को मैं नीचे लेके आया। नीचे क्या नीचे आ रहा है? मशीन नीचे आ रही है। मशीन नीचे मतलब असेट नीचे, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी। तो वी हैव टू क्रिएट DTL, वी हैव टू क्रिएट DTL। आया कुछ समझ में? क्या बोला मैंने? यस सर। इसका उल्टा 1 लाख। अब कैरिंग अमाउंट नीचे है 90,000, टैक्स बेस ऊपर है। मैं टैक्स बेस को कभी नहीं हिलाऊंगा, मैं कैरिंग अमाउंट को हमेशा टैक्स बेस तक लेके आऊंगा। तो देखो, मैं कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक लेके आ रहा हूं, मैं कैरिंग अमाउंट ऊपर कर रहा हूं, मैं मशीन को ऊपर कर रहा हूं। मशीन ऊपर मतलब असेट ऊपर, असेट ऊपर मतलब DTA। तो आपको ये टेक्निक हर बार काम आएगी, ठीक है, हर बार। आप यहां देख लो, करंट ईयर में आपने अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड किया है, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो सोचो, करंट ईयर में आपका कैरिंग अमाउंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल का, जबकि टैक्स बेस कुछ नहीं है, क्योंकि करंट ईयर में आपके इनकम टैक्स ने बोला कि नहीं हम तो टैक्स लगाएंगे ही नहीं, तुम्हें तो अभी कैश मिला ही नहीं है। तो यहां पर तुम्हारा देखा जाए तो असेट का कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस 0 है, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली टैक्स बेस 0, मैंने टैक्स बेस को 0 कर दिया। कैरिंग अमाउंट है तो अब मुझे कैरिंग अमाउंट को भी टैक्स बेस तक लाना पड़ेगा, मतलब 0 तक लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 तक लाना पड़ेगा मतलब असेट को नीचे करना पड़ेगा, असेट नीचे करना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी DTL। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। बोलो बेटा, डन यहां तक? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज द BRS टेक्निक वेयर यू कैन कंपेयर द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। टैक्स बेस को कांस्टेंट मान लो और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी का टैक्स बेस के बराबर लाते रहो। अगर असेट है नीचे आ रहा है, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी, असेट ऊपर जा रहा है मतलब DTA, लायबिलिटी ऊपर जा रहा है मतलब DTL बनाओ, लायबिलिटी नीचे आ रहा है मतलब लायबिलिटी का रिवर्स होना अच्छी बात है, मतलब DTA बनाओ। ऐसा बेटा, यहां तक समझ में आया सबको चीजें? Yes, sir. ऑलराइट गाइस, सो आगे बढ़ते। नाउ देयर आर सम मिसलेनियस और नॉट मिसलेनियस, सम स्पेशल केसेस जिन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है टैक्स हॉलीडे पीरियड। व्हाट इज दैट टैक्स हॉलीडे पीरियड? टैक्स हॉलीडे पीरियड मतलब 3 years, 4 years, 5 years का एक ऐसा टाइम जितने ईयर्स में टैक्स नहीं लगने वाला, टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स की छुट्टी हो गई, उतने पीरियड में आपकी कितनी भी इनकम हो टैक्स नहीं लगेगा। तो
सिंपल बात है, अगर 5 इयर्स का टैक्स हॉलिडे पीरियड है तो 5 इयर्स में कभी टैक्स लगेगा ही नहीं, तो आप डीटीएल बना के क्या उखाड़ लोगे? आपका डीटीएल बन रहा है अभी, जो कि रिवर्स होगा नेक्स्ट ईयर। डीटीएल का रिवर्स होने का मतलब होता है टैक्स लगेगा। अभी काहे का लगेगा? टैक्स हॉलिडे पीरियड चल रहा है 5 इयर्स का, नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में डीटीएल बनाने की जरूरत ही नहीं है। डीटीए वो भी नहीं है। डीटीए का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में या फ्यूचर में मुझे टैक्स में डिडक्शंस मिलेंगे। अबे नहीं चाहिए डिडक्शंस, क्यों? वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा। अबे मुझे तुम्हारे डिडक्शंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो टैक्स लगेगा ही नहीं, मैं तो टैक्स हॉलिडे पीरियड में चल रहा हूं। सो व्हाट इज दैट टैक्स हॉलिडे पीरियड? टैक्स हॉलिडे पीरियड मतलब उतने पीरियड में अगर आपका कोई टेम्पररी डिफरेंस, चाहे डिडक्टेबल चाहे टैक्सेबल, अगर उस पीरियड में कोई डिफरेंस रिवर्स होने वाला है तो उतने डिफरेंस पर आप डीटीए डीटीएल क्रिएट मत करना। जैसे ये आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अगर यहां पर आपका कोई टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है 100 रुपीज का, और उसमें से मान लो आपको पता है कि 30 रुपीज यहां रिवर्स होगा, 40 रुपीज यहां रिवर्स होगा, तो आप बोलोगे भाई देखो आउट ऑफ 100 30 एंड 40 किसी काम के नहीं है, क्योंकि इस पीरियड में मेरा वैसे भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो 70 आप इसमें से 70 को माइनस कर दो, वो आपका काम का नहीं है। बाकी जो 30 3rd ईयर के बाद रिवर्स होगा वो हमारे काम का है, क्योंकि उस पीरियड में टैक्सेबिलिटी होगी। तो आप टेम्पररी डिफरेंसेस उतने इग्नोर करोगे जितने टेम्पररी डिफरेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इन द टैक्स हॉलिडे पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है? सो डीटी डीटीएल अराइज एंड रिवर्स्ड इन द टैक्स हॉलिडे पीरियड शैल बी इग्नोर्ड। डीटी अराइज इन टैक्स हॉलिडे पीरियड बट रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड, उसको बनाएंगे। तो ऐसे डेफर टैक्सेस जो टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद रिवर्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे, उनको बनाएंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट, ईसॉप, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आप जब शेयर बेस्ड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हो तो इंड एस 102 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो, इंड एस 102 के अकॉर्डिंग। और जब आप इंड एस 102 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हो तो आप डेबिट साइड में एम्प्लॉय एक्सपेंस करते हो और क्रेडिट साइड में या तो एसबीपी रिजर्व या तो एसबीपी लायबिलिटी करते हो, ठीक है? पर आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर आपको उन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का डिडक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक सचमुच में आपका वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट ना हो जाए, वेस्टिंग डेट ना आ जाए। जब तक आप सचमुच में शेयर इशू ना कर दो तब आपको जाके एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में डिडक्शन मिलता है फ्यूचर में, और करंट ईयर में जो भी हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिसअलाउ हो जाता है। इस वजह से अगर अभी डिसअलाउ होगा तो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा। फ्यूचर में डिडक्शन मतलब फ्यूचर में मेरे पास टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो इसीलिए मैं बनाता हूं उसमें DTA। डिडक्शंस विल बी अलाउड इन फ्यूचर व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड देन क्रिएट DTA। तो ऐसे केस में आज DTA बनाऊंगा क्योंकि फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी, और जब हो जाएगी तो उस DTA को मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है? बोलो बेटा, ठीक है? डन? यस सर। थर्ड वन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इंडेक्सेशन। आपको पता है कि हमारे भारत में भी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स के ऊपर इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहां कहा गया है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलने हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप इंडेक्सेशन के कारण उसका टैक्स बेस बढ़ता जाएगा। आपने एक लैंड खरीदा 1 लाख रुपीज का, इनकम टैक्स में हो सकता है 3 इयर्स के बाद उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए, तो 3 इयर्स के बाद वही लैंड इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में 1 लाख से ज्यादा पे दिखेगी और वो बढ़ती जाएगी। जब आप असेट को बेचोगे तो आपको ज्यादा डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, पर आपने बुक्स में वो लैंड 1 लाख की दिखाई है,
तो ऐसे केस में आपका टैक्स बेस ज्यादा है, टैक्स बेस ज्यादा है, और कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड 1 लाख है। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलने के कारण आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप खुद सोचो बीआरएस टेक्निक के अकॉर्डिंग, ये कैरिंग अमाउंट, ये टैक्स बेस, आप टैक्स बेस को नहीं हिलाओगे, आप कैरिंग अमाउंट को ऊपर करोगे, कैरिंग अमाउंट ऊपर, कैरिंग अमाउंट ऊपर, लैंड को ऊपर, लैंड ऊपर मतलब असेट ऊपर, असेट ऊपर मतलब डेफर्ड टैक्स असेट, टैक्स बेस इज हायर, डीटीए इफ इंटेंशन टू सेल। अब आप डीटीए कब बनाओगे? जब आपको लैंड को सेल आउट करने का इंटेंशन है नियर फ्यूचर में। नहीं तो अगर इंटेंशन ही नहीं तो आपको इंडेक्सेशन का क्या करना? जब आप कभी लैंड बेचोगे ही नहीं तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों फालतू का सोच रहे हो? आपको मिलेगा ही नहीं बेचने पर, बेचोगे ही नहीं। तो ऐसे केस में फिर आपको डीटीए बनाने की जरूरत नहीं है। नो डीटीए इफ इंटेंशन टू यूज इन द लॉन्ग टर्म। ये हो गया इंडेक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। सिंपल सा मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप जब किसी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एंट्री करते हो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज का, सब्सिडरी बनी आपकी, 50% से ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके शेयर्स में, तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैरिंग अमाउंट, ये हो गया तुम्हारा कैरिंग अमाउंट। अब ये बोल क्या रहा है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट में बी रीवैल्यूड टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट ऑलवेज। मतलब वापस आओ, ये जो 1000 पे तुमने रिकॉर्ड किया ये हो गई कैरिंग अमाउंट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी 1000 का ही टैक्स बेस है, बट हमारे पास कुछ ऐसे इंडेस हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रीवैल्यू कर सकते हो। इंडेस 27 वो कहता है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू करिए। सोचो, अगर मैंने इसको फेयर वैल्यू किया तो ये हो सकता है फेयर वैल्यू होने के बाद ये 1200 का हो जाए और कैरिंग अमाउंट हो गई 1200 की, जबकि टैक्स बेस मेरा 1000 ही रहेगा। सर क्यों? इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है क्या ये चीज? नहीं ना, इनकम टैक्स बोलता है भाई जब तक बेचोगे नहीं, जब तक 1200 रियलाइज नहीं हो जाते तब तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हम तुम्हारा ये गेन वेन नहीं मानने वाले कि भाई 1000 का तुमने 1200 बुक कर लिया, 200 का गेन दिखा रहे हो तुम। नहीं नहीं नहीं, ये अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज गेन्स के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते, जब बेचोगे तब तुम्हारी बैंड बजाएंगे हम। तो टैक्स बेस तुम्हारा स्टिल 1 लाख है और 1000 है, जबकि कैरिंग अमाउंट तुम्हारा बदल के 1200 हो गया। तो ये देखो वही बोल रहा है कि बुक्स में इन्वेस्टमेंट में भी रीवैल्यूड, टैक्स रिकॉर्ड कॉस्ट ऑलवेज। अब रीवैल्यू किया तो रीवैल्यू अपवर्ड भी हो सकता है, रीवैल्यू डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो डिफरेंस तो आ रहा है बॉस। अगर डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी था तो तुम्हें डीटीएल बनाने की जरूरत नहीं है, भले वो डिफरेंस आ रहा है। क्यों सर? एक तरीके से वो डिफरेंस जो आ रहा है ना वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। क्या बात कर रहे हो सर? क्यों परमानेंट क्यों है? देखो ऐसा है, मेरी सब्सिडरी है, मतलब उस कंपनी में चलती मेरी है, मेरे पास पूरे कंट्रोलिंग पावर है। जब कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, ठीक है, तो मेरा अगर सपोज बेचने का इंटेंशन ही नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको इंडेक्सेशन में बताया, इंडेक्सेशन में मेरे को बेचने का इंटेंशन नहीं, तो मैं डीटीए नहीं बनाऊंगा। तो सपोज ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में कभी सेल ही नहीं करूंगा। जब इन्वेस्टमेंट सेल ही नहीं होगा तो कहां से टैक्सेबिलिटी आएगी? ठीक है सर, पर बिना सेल किए हुए भी तो टैक्सेबिलिटी आ सकती है। मैंने कैसे? जब सब्सिडरी कंपनी सर आपको डिविडेंड देगी, सब्सिडरी कंपनी से मुझे डिविडेंड इनकम मिलेगा, तो डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। मुझे रिसीट हो रहा है डिविडेंड का, मतलब आज मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के दिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे सब्सिडरी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, तभी तो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इन्वेस्ट किए थे 1000, पर आज मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट 1200 का हो गया बिकॉज ऑफ द अर्निंग ऑफ सब्सिडरी, और वो अर्निंग मुझे अब जब भी मिलेगी डिविडेंड के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। अरे भाई सब्सिडरी है, मेरी चलनी है, मतलब मैं अपनी सब्सिडरी से कभी डिविडेंड डिक्लेयर करवाऊंगा ही नहीं। जब मैं डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करवाऊंगा
तो मेरे को डिविडेंड कभी रिसीव नहीं होगा। डिविडेंड कभी रिसीव नहीं होगा तो ऐसे केस में ये डिफरेंस तो आ रहा है, ये डिफरेंस हमेशा परमानेंट रहेगा। तो ऐसे केस में मैं कभी DTL क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। सर DTL कैसे बन रहा है ये भी देख लो। टैक्स बेस इन्वेस्टमेंट का 1000, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है 1200, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट को नीचे करना पड़ेगा। नीचे कैरिंग अमाउंट नीचे मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट नीचे, इन्वेस्टमेंट नीचे मतलब असेट नीचे, असेट नीचे मतलब लायबिलिटी। पर ये बोल रहा है लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेरेंट का फुल कंट्रोल है सब्सिडरी के ऊपर। पेरेंट जो है वो सब्सिडरी की डिविडेंड पॉलिसी को कंट्रोल कर पा रहा है। पेरेंट हैज कंट्रोल, दैट इज पेरेंट कैन कंट्रोल द रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस। इसको आसान भाषा में पेरेंट हैज कंट्रोल ऑन डिविडेंड पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के डिविडेंड पॉलिसी पर कंट्रोल कर पा रहा है। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली कभी भी डिटेल नहीं बनाएगा। पर यही केस अगर आपका एसोसिएट में है तो फिर आपको डिटेल बनाना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के केस में जो पेरेंट कंपनी है मतलब जो इन्वेस्टर है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है सामने वाले की डिविडेंड पॉलिसी पर। कल को अगर एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है उसके डिविडेंड पॉलिसी पर तो मैं डिटेल क्रिएट करूंगा। सर जेवी में, ज्वाइंट वेंचर में डिपेंड करता है कि हमारा कंट्रोल किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल क्रिएट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। सम अदर कॉन्सेप्ट्स आर देयर विच आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। नीचे से पढ़ते हैं, नीचे वाला थोड़ा सा फिर भी इंपॉर्टेंट है। डीटी में अराइज ड्यू टू फाइनेंस लीज एग्रीमेंट बाय लेसर। इंड AS 116 में जब आप फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंस लीज में लेसर रिकॉर्ड करता है तो बेसिकली लेसर क्या करता है, लेसर अपनी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करता है। फाइनेंस लीज में लेसर अपनी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करता है। इनकम टैक्स के बोलता है नहीं 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 ये सब हम नहीं मानते, लीज वीज कुछ भी हो, एसेट लेसर की ही है, असेट लेसर की है। तो ऐसे केस में कैरिंग अमाउंट हो गया असेट का 0 क्योंकि लेसर ने तो डी रिकॉग्नाइज कर दी, जबकि टैक्स बेस मतलब इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लेसर की असेट है तो इसीलिए टैक्स बेस कुछ और होगा और कैरिंग अमाउंट कुछ और होगा, इसलिए डीटी डिटेल बनेगा। वैसे ही लेसी क्या रिकॉर्ड करता है, आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी। इनकम टैक्स बोलता है भाई जे का होता है, ये हमें नहीं पता, ये आरओयू असेट लीज लायबिलिटी ये हमें नहीं पता, ये कुछ नहीं है। तो इनकम टैक्स के अंदर आरओयू असेट 0, लीज लायबिलिटी 0, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर बोला गया कि लेसी जितना पेमेंट करेगा वो पूरा P&L में डालेगा। तो बेसिकली उसमें भी आपका टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट के डिफरेंसेस आएंगे, इसलिए आपको डीटीए डिटेल बनाना पड़ता है। डेफर्ड टैक्स ऑफ एक्वायरर मे बी अफेक्टेड ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के केसेस में डेफर्ड टैक्सेस बनाए क्योंकि हमने एसेट लायबिलिटीज को अलग अलग वैल्यू पर रिकॉर्ड किया। पर उसी बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण इन्वेस्टर को मतलब जो सबसे पेरेंट कंपनी है जो टेक ओवर कर रहा है उसके बिजनेस को सिनर्जी इफेक्ट मिला, उसका बिजनेस दौड़ना शुरू हुआ, उसको लग रहा है अब मेरे बिजनेस को भी अफेक्ट हो रहा है तो मेरे खुद के बिजनेस के डीटीए भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है मैंने पहले कोई डीटीए ना बनाए हो, अब मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अब मैंने कुछ बिजनेस एक्विजिशंस किए। और इसका वाइजा वर्सा कि मैंने कुछ बिजनेस एक्विजिशंस किए, उनसे मुझे कुछ लॉसेस में सेट ऑफ कर पाऊंगा तो मेरे फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो मेरे डीटीए अफेक्ट हो सकते हैं, मेरे खुद के पर्सनल एक्वायरर के खुद के पर्सनल डीटीए अफेक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी, इट विल अफेक्ट द करंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएटेड अर्लियर। ये इंडिया में प्रोविजन नहीं चलता। बेसिकली अगर मान लो आपको कहा जाए कि आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख है और इनकम टैक्स लगेगा 30% 1 लाख के ऊपर, पर कल को अगर आपने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा या उस पर टैक्स कम लगेगा। मतलब टोटल प्रॉफिट में से जितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस पर टैक्स रेट अलग है और जितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो उस पर टैक्स रेट अलग है। दोनों में अलग अलग टैक्स रेट्स है, डिफरेंट टैक्स रेट्स है। तो ऐसे केस में आपका करंट टैक्स लायबिलिटी आपको सोच समझ के निकालना है। करंट टैक्स लायबिलिटी आपको जब निकालना है तो ध्यान रखना है कि वहां पर अलग अलग टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द दिस एंड
इसी तरीके से हम अपने डेफर्ड टैक्सेस बनाते हैं। अभी तक अगर कुछ चीज़ें नहीं जमी तो मुझे बताइए। इट्स डन, रिविजन डन। 12 मिनट में तो नहीं हो पाया बट बहुत इफेक्टिव हुआ ऐसा मुझे लगता है। बोलो। Yes, sir. Yes. थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। Bye bye. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। Good night.